तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, दो ब्लैक कॉफिन वाले बंदों को लीलू मार चुका था। और इस समय जो भी लोग थे ना वो स्तब्ध हो जाते कि चलो पहला बाइलक हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं हो सकता था, क्योंकि दूसरे वाले में लीलू ने फेस टू फेस बैटल किया था। अब आगे तो देखो यार, मेरे पास टाइम था 1 घंटे का, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टेशन पे जाके एडिट कर लूँगा। इसके बाद नहीं आ पाएगा, 3-4 दिन एटलीस्ट। फिलहाल लोगों की नज़र पड़ती है लीलू की पीठ के ऊपर, जहाँ पर 9 हेवनली पल्स तेजी से रोटेट कर रहे थे। और बड़ी बात यह कि हेवनली पल टायर का बंदा 2 ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस के अपोनेंट को निपटा चुका था। कि चलो लोग बोल सकते कि पहला वाला ऑफ गार्ड पकड़ा गया था, लेकिन दूसरा वाला अब ये चीज़ दिखाता था कि लीलू का बैटल एक्सपीरियंस गजब लेवल का, अलग तगड़ा लेवल का एक्सपीरियंस बहुत सही था। लीलू यहाँ पर एक गहरी सांस लेता और धीरे धीरे अपने पावर को शांत करता है, और ये सोचता है कि इसने 70 से 80% अपनी एनर्जी तो खर्च ही कर दी है, क्योंकि बैटल अभी भी नहीं बदला था ना। देखो वांग कॉन्ग वगैरह बहुत प्रेशर पे थे, वो लोग मिल करके ना, तीनों लोग 10 एवल स्पिरिट्स को संभाल रहे थे। और उसके अलावा ना लिंग युवान, वे चोंगलो और डुवान मो मिल के भी ब्लड कॉफिन वाले बंदे को बस संभाल पा रहे। और उसके स्ट्रेंज अटैक की वजह से ये लोग बीच बीच में डिसएडवांटेज में भी जा रहे थे, और लीलू को पहले रिकवर करने की जरूरत थी। अभी इसे एक आवाज सुनाई देती है, और ये देखता है लू मिंग, जिंग टैक्सू और संडा सिंह की तरफ, जो कि अब वापस आ चुके थे। वो जो कर्ज था वो रिलीज हो चुका था, तो थोड़ा बहुत कर्ज पावर था अभी भी इनके बॉडी पर, लेकिन ठीक ठाक ही रिकवर हो गए थे। और लूमिंग बोलती, लीलू इधर आ जाओ, हम तुम्हारी ऑरा को रिकवर कर देंगे। तो ये उस तरफ बढ़ जाता है, और फिलहाल लीलू को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या ही करता। तो वही एंशिएंट स्पिरिट टेक्निक से अपनी पावर को लीलू में ट्रांसफर कर देते हैं, और रिकवरी इसकी काफी फास्ट होती है। और लीलू का पावर रिकवर हो चुका था, वो लोग भी रुकने वाले थे, बट लीलू कहता है तभी कि स्टॉप मत करो, क्या तुम लोग मुझे और थोड़ी देर के लिए पावर ट्रांसफर कर सकते हो। लूमिंग वगैरह थोड़े अचंभित हो जाते हैं कि यार हम देने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तुम्हारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। लीलू कहता है मुझे पता है रिस्क, लेकिन यहाँ से अगर बचना है ना तो हमें कुछ तगड़ा चाहिए, क्योंकि मैंने 2 ब्लैक कॉफिन्स वालों को मारा, अभी बहुत सारे हैं, और एक तो ये ग्रेटर लेवल स्पिरिट्स भी है। और लीलू का ध्यान उस तरफ था जिधर वो ब्लड कॉफिन वाला बंदा था, और लीलू के हिसाब से ना उससे बस वू चांगकोंग शायद 1v1 बैटल कर पाए, इसलिए अलग तरीके से हेल्प करना चाहता था। और लूमिंग कहती ठीक है, फिर हम थोड़ा सा एनर्जी ट्रांसफर करते, देखते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बट जिंग टैग्स वो कहते लीलू बोल रहा था वो कॉन्फिडेंट होगा ही। तो फिलहाल ये फिर से पावर ट्रांसफर करते हैं, और लीलू को बॉडी में फिर से वो पेन होता है। इसका तीनों रेजोनेंट पैलेसेस वो बज कर रहे थे, बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं, ब्लड भी थोड़ा थोड़ा बाहर सिप करने लगता है, और लोग सोच रहे थे उन्हें रुकना चाहिए, बट लीलू मना कर रहा था। इस दौरान लीलू क्या करता है ना, अपने ट्रू ड्रैगन पिल को एक्टिवेट कर देता है, और उसकी बॉडी ड्रैगन के समान होने लगती है। और लोग सरप्राइज हो जाते हैं इसके इस अवतार को, इस रूप को देख करके, क्योंकि एक तो इसकी बॉडी बड़ी हो जाती है, और उस पर गोल्डन स्केल्स आ रहे थे, हाथ भी पंजों की तरह ड्रैगन के क्लॉज होते हैं वैसे बदलने लगते हैं, बाल भी काफी बड़े हो जाते हैं। और लीलू कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर करते रहो, क्योंकि ड्रैगनिफिकेशन हो चुका था इसकी बॉडी का, तो एनर्जी कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ड्रैगन की बॉडी आपको पता है, और इस पावर की वजह से लीलू का ड्रैगन स्केल्स भी अब चमकने लगते, और लीलू मानो टाइम बॉम्ब के जैसा था, कहीं भी फट सकता था। और लीलू अब देरी नहीं करता है ना, वो तीर अपना निकालता है, धनुष बाण, और एनर्जी उस पर फोकस करने लगता है जो ये लोग दे रहे थे। और लीलू ना मैक्सिमम लिमिट पर अब पहुंच रहा था, और इससे ज्यादा एनर्जी अब ये ले नहीं सकता, इसको समझ में आ चुका था। जैसे 5 टेल वुल्फ का कितना पावर ले सकता है, वैसा ये पावर इनके थ्रू ले चुका था। और फिर ये इशारा कर देता कि रुक जाओ। लूमिंग भी कहती अब तुम्हारे ऊपर है, और लीलू की बॉडी भी मूव नहीं हो पा रही थी, मतलब इतनी ज्यादा इसने ऑरा ले लिया था। फिलहाल ये अपने मेंटल स्टेट को फोकस करता है, और मिस्टीरियस ऑलिक होयर पर अपना ध्यान फोकस करता है, जो कि रोटेट करना शुरू कर देता है। और जितना एनर्जी लीलू उसमें डाल रहा था वो लेते जा रहा था, मानो उसका कोई अंत न था। धनुष ये निकाल चुका था, और पावर जो ऑरिक हेलो से आ रहा था ये उधर ट्रांसफर कर रहा था बाण के अंदर, और ये लाइट रेजोनेंट पावर में पूरे को कन्वर्ट कर रहा था, जो भी इसके पावर्स थे। क्योंकि लीलू के हिसाब से ये जो बंदा है ब्लड थ्योरी कैरियर वाला, वो भी तो एक तरह से एविल्स के साथ फ्यूज हुआ है। लाइट रेजोनेंट पावर्स को काउंटर कर सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और जो तीर था ना, एक होली क्रिस्टल के समान लग रहा था, और जो भी लोग इस तरफ ध्यान देते ना वो हैरान थे। जो ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस वाले भी बंदे थे, खास करके ये जो ब्लैक कॉफिन वाले बंदे थे ना, उनकी तो अलग फटती है। उन्हें पता था वो एक जैसे तीर टच करेगी वो मारे जाएंगे। और यूज का ध्यान आता कि कितना पावरफुल लाइट रेजोनेंट पावर इसके पास, और ये बंदा हेवनली पल पे ऐसा कैसे कर सकता है। और इस समय ना वो ब्लड करियर वाला बंदा भी इसी तरफ देख, फैंग लिंग युवान और डुवान वो स्माइल करते हैं। वे चोंगलो को समझ में नहीं आता है या लीलू कितना खतरनाक आदमी है। लीलू जितना अच्छा कर रहा है इसको उतना बुरा लग रहा है, क्योंकि ये जियांग किंग को पसंद करता है। और लीलू अब तीर सीधा फोकस करता है उस ब्लड कॉफिन के बंदे की तरफ। ब्लड कॉफिन वाला हैरान हो जाता कि अनईजी फीलिंग तो ये भी फील कर रहा था। 1v1 फाइट में लीलू से ना डरे, लेकिन ये अलग चीज था क्योंकि इसको पहले ही 3 बंदे काउंटर कर रहे थे, और ये पीछे हटने लगता। लेकिन फेंग लिंग युवान भी तैयार, हैंड सील्स बनाते और ग्रे ब्लैक लाइट चमकती है। ये ड्यू कार्ड यूज करती है, बाइंडिंग गॉड ऑफ 10,000 शैडोज। तब शैडोज जैसा कुछ दिखता है जो कि इस बंदे को ब्लॉक करने लगता है। डुवान मू भी आ गया था और अपने एमरल्ड बुद्धा हैंड को फिर से यूज करता है। अब वे चोंगलू को भी पता था रुक के मतलब नहीं है, तो ये भी अपने रेड हेवनली रेजोनेंस डायग्राम को यूज करता और फिर ड्यू कार्ड यूज करता है, फ्लेम गॉड्स 9 स्पिरिट्स।
और एक रेडिश ऑरा कि 1000 फीट के आसपास होगी, वो ब्लड कॉफिन वाले बंदे की तरफ पड़ता है। तो तीनों अपने पावरफुल अटैक्स यूज कर रहे थे। अब ब्लड कॉफिन वाला बंदा भी खतरा तो फील करता, खांसता है, एक रेड सब्सटेंस इसकी बॉडी से बाहर निकलता और इसकी बॉडी ना एक जायंट में बदलने लगता, काफी बड़े इंसान। और ये टेक्निक यूज करता है 100 आईज फ्लेमिंग ब्लड टालिस्मैन। और टालिस्मैन के साथ ना वो ब्लडी ऑरा जो थी वो मर्ज हो जाती है। मतलब इस बंदे ने भी अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल यूज किया था। तो ये जो ब्लड टालिस्मैन था उससे जो दोनों बंदों के ड्यू कार्ड थे यानी डुवानमो और वे चोंगलू के हार्ट टकराते हैं और पूरा स्पेस में हलचल मच जाता है, खतरनाक लेवल का शॉकवेव फैलता है। अब जो ब्लड टालिस्मैन था उसके अंदर 2 ब्लड आंखें दिख रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन फिर भी ये बंदा डुवानमो और वे चोंगलू के अटैक को काउंटर कर देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर जो फेंग लिंग युआन का अटैक था ना, शैडो वाला, वो एक अलग एंगल से आता है और ब्लड टालिस्मैन के आर पार निकल जाता है। तीनों ने अपने फुल पावर यूज कर लिया, तीनों भी काफी थक चुके थे। और अब चीजें डिपेंड कर रही थी लीलू के तीर के ऊपर। और लीलू का जो तीर था इस दौरान स्पेस में मानो अंधकार को चीरते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा करके इस ब्लडी रेड टालिस्मैन से टकराता है, जो कि फाइनली फूट जाता है। और टालिस्मैन से, क्योंकि ये कॉफिन वाला बंदा खुद को बचा रहा था, एक बैरियर सा बना दिया था उसने जायंट बना के, वो जा चुका था। तो अब इससे कोई इसके पास था नहीं कि ये अपने डिफेंसेस बना पाए। और ये भागने को देखता है, लेकिन अटैक आकर के इससे टकराता है। और ये जगह ऐसा लग रहा था ना लाइट से पूरा चमक रहा था, इस बंदे की बॉडी पर क्रैक्स आने लगता, बट ये अभी भी नहीं मरता है। लेकिन लीलू का ये जो एरो ऑफ लाइट था ना, इसे लगातार प्यूरिफाई करते रहता है। इसके अंदर में तो अदर वंस की ऑरा थी जो कॉफिन से इसने फ्यूज किया था, वो खत्म होते रहता है और इस बंदे का एक्सप्रेशन बदलने लगता है। इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है फाइनली और पूरे जमीन पर ब्लड फैल जाता है। अब बैटल फील्ड में चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था। बाकी जो ब्लैक कॉफिन वाले थे उनकी तो और फट जाती है और वो भागने लगते हैं। इधर लिंग युआन काफी खुश थी कि चलो ये तो मर गया, और लीलू की तरफ सरप्राइज होकर देखती है कि ये बंदा, क्योंकि सबको पता था ये तीनों मिल के भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। क्योंकि लिंग युआन को ये लग रहा था पहले कि लीलू के साथ रह के ये फायदा है कि वो जियांग किंग के साथ उसका रिलेशन अच्छा है, तो आगे बैटल में इन्हें मदद मिलेगी। लेकिन अब तो लीलू ही ने समय दर समय सरप्राइज कर रहा था। और बड़ी बात ये थी कि लीलू तो अभी बस हेवनली पर्ल टहर में था। और उसके बाद फेंग लिंग युआन कहती है कि चलो वांगकोंग वगैरह की मदद करते हैं। तो लीलू के इस तीर की वजह से बैटल का जो रुख था वो बदल चुका था। लेकिन अब लीलू ना एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा था, उसके मसल में एक टेंशन सा आ गया। इवन इसका ड्रैगन बॉडी में भी ना हल्के से क्रैक्स आते, काफी इंजरी है इसको आ चुकी थी। ये कमल आसन में बैठ जाता है और खुद को रिकवर करने लगता है। और फिलहाल ना ये वाटर लाइट ऑरा से खुद को जल्दी जल्दी रिकवर करवा रहा था। एंशिएंट स्पिरिट लीव्स को भी यूज करता है इस दौरान स्कोर बोर्ड को चेक करने के लिए। अब जो मेरिट पॉइंट्स है ना इसके, पहले 4 ए मेरिट थे और 8 बी मेरिट पॉइंट्स थे, वो बदल करके 9 ए मेरिट पॉइंट्स और 5 बी मेरिट पॉइंट्स हो चुके थे। कि 2 ब्लैक कॉफिन वाले बंदों को मारा, कुछ एविल स्पिरिट्स को भी इसने मारा। और 2 ए मेरिट पॉइंट से मिले थे वो मिले थे ब्लड कॉफिन करियर की वजह से। और ऑब्वियसली फेंग लिंग युआन वगैरह को मिला ही होगा। तो लीलू की रैंकिंग अब टॉप 10 में पहुंच चुकी थी। क्योंकि नॉर्मली टॉप 10 वाले बंदे तो एमएलए स्टार हॉल्स के ही होते हैं। 2 एंशिएंट कॉलेज के थे, पहले नंबर पे जियांग किंग के थी 13 मेरिट पॉइंट्स के साथ। और लीलू देखता है तो कहता है यार ये बंदी, और लीलू सोचता है क्या उसने वो 10,000 उसके साइड में जो होगा स्किन डेविल हार्ट पिलर उससे भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। कर भी सकती है यार, वो बंदी का भरोसा नहीं। दूसरे नंबर पे था वू चांगकोंग 12 मेरिट पॉइंट्स के साथ। तो लीलू सोचते क्या वो दोनों साथ में होंगे, क्योंकि दोनों का स्कोर आसपास है, मतलब शायद एक ही बैटल फील्ड में हो सकते हैं। लीलू का ये केस था। तो फिलहाल इधर का बैटल फील्ड धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस दौरान थोड़ा समय बीता तो ली होंगी आती, जो कि चिंतित थे कि क्या तुम ठीक तो हो। ये वो ब्लैकवुड फेदर फैन और साथ में अपनी ऑरा को यूज करती है लीलू को हील करने के लिए। कुछ से ब्लड वाले पल्स भी देती है और बहुत जल्दी जल्दी अब लीलू की ऑरा रिकवर करने लगती है। और रिकवर करने के बाद लीलू ना ली होंगी, फेंग लिंग युआन, वांगकोंग वगैरह के साथ आगे जाकर के ब्लड पूल के साइड खड़ा हो जाता है। और अब कोई इसको बोलता भी नहीं है, क्योंकि उसने अपना स्ट्रेंथ दिखा चुका था। लीलू की भी नजर उस डेविल एग पर थी, ब्लडी पूल के सेंटर में एकदम तैर रहा था मानो। और ये सोचता है कि इसके अंदर क्या होगा। और बस उस एग की तरफ देख कर ही ना लोगों के चिल्स एकदम आ रहे थे, मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। लिंग युआन भी कहती देखते इसे डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो पत्थर मार रहे थे अंडे की तरफ, लेकिन अंडे को कुछ नहीं हो रहा था लगने के बाद भी। एक ही पावर था जो कि थोड़ा सा अंडे को विचलित करता है, वो था यूजीयू का पावर, यानी कि लाइट रेजोनेंट पावर। तो चोंगलू भी कहता है बस लाइट रेजोनेंट पावर से थोड़ा अफेक्ट कर पा रहा है। तो लिंग युआन भी कहती फिर स्टूडेंट यूजीयू, इसमें आप ही कुछ कर सकते हो, तो हम अंडे को आप पे छोड़ते हैं अगर आप चाहो तो, और ये जो बच्चे स्टूडेंट्स लटक रहे हैं उनको हम बचाते हैं। तो ये मान जाती है, बट तभी लीलू कहता है कि मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। तो लिंग युआन वगैरह भी मान जाते हैं। तो लीलू इस समय यूजीयू के बगल में खड़ा था। यूजीयू कहते लीलू मैं बहुत क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ कि तुम्हारा लाइट रेजोनेंट पावर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि जितना मुझे पता है समझ में आ रहा है तुम्हारा लाइट रेजोनेंस सेकेंडरी रेजोनेंस है। लीलू हंसता है बट जवाब नहीं देता है। ये फिर से अपने पावर को फोकस करता है मिस्टीरियस हेलो पर, जहाँ से फिर से अपनी उंगली पर ना एक लाइट रेजोनेंट पावर प्रकट करता है जो कि बहुत खतरनाक चमक रहा था, और उसे बढ़ा देता है उस अंडे की तरफ। अब यूजीयू गेस करती कि शायद इसके पास कुछ हाई लेवल का सीक्रेट आर्ट होगा। ऑब्वियसली भाई बंदा खानदान से है एम्परर ली के,
तो दोनों लगातार अपने लाइट रेजोनेंट पावर से अंडे पर अटैक करते और अंडे के ऊपर ना एक चेहरे जैसा कुछ था जो कि अब गुस्से में आ रहा था, लेकिन उसके ऑरा वीक होते जा रहे थे। और इधर ये लोग बाकी लोग ना, ये जो स्टूडेंट्स लटके हुए थे उन्हें बचा रहे थे। उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, बॉडी खून से सनी हुई थी, हड्डी के समान बस बचे थे, लेकिन ये रिकवर कर सकते हैं। तो टाइम लगेगा बट ये रिकवर कर जाएंगे। तो धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बचा लिया जाता। इधर यूजी और लीलू भी प्रोग्रेस कर रहे थे। जो ब्लडी एक था ना, उसका एक लेयर जो था ये उसे प्योरीफाई कर देते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। ये जो ब्लड पूल था ना, उसके ऊपर ऊपर कुछ तो हरकतें हो रही थी। ब्लड पूल से ना एक स्प्लैश सी आवाज आती है, इसमें से कुछ तो निकलता है चीखें मारते हुए, जैसा देखकर लीलू और यूजियो भी सरप्राइज हो जाते हैं। और ये इंसान के खोपड़ी कितना बड़ा होगा, चेहरा भी था और किसी और का नहीं था, वो ब्लड कॉफिन करियर वाले बंदे का था। मतलब वो सबको लगा था वो मर चुका है, क्योंकि इसकी बॉडी का एक अंश ना वो ब्लड पूल में जाके गिर गया था। अब इंटेंशनल था या नहीं था, लेकिन वो अंदर ही वेट कर रहा था। शायद वो ब्लड एग को टारगेट कर रहा था कहीं ना कहीं। और लीलू भी चौंक जाता है। इसके रिफ्लेक्सेस फास्ट है, तुरंत ही अपने फिंगर से लाइट रेजोनेंट पावर उस चमड़ी की तरफ, मांस की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि पता नहीं था ना ये कॉफिन वाला बंदा क्या प्लान कर रहा है। लेकिन ये बंदा अपने मुंह में से एक तीर मारता है, ब्लड एरो वाला, जो कि लीलू के लाइट रेजोनेंट पावर को काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन फिलहाल इसकी ऑरा काफी वीक, लीलू का रेजोनेंट पावर इसकी बॉडी से टकराता है और ये बंदा चीखने लगता है पेन में। इस बंदे को पता था ये इसका आखिरी चांस। ये दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था और जा करके ना वो जो ब्लडी एग था उसके ऊपर गिरता है। इसका जो फ्लैश था ना, वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और करप्शन लेवल ना बढ़ने लगता है पूरा ब्लड में। अब इस सीन को देखकर लिंग युवान वगैरह भी सरप्राइज हो जाते हैं और यूजियो बताती है कि ये ब्लड कॉफिन वाला बंदा है। तो अब इन्हें समझ में आता है, यार उसने अपनी बॉडी अलग कर ली थी, थोड़ा सा पार्ट जाके वहां गिर गया था, हमें ध्यान देना चाहिए था। लीलू भी बोलता है कुछ भी हो जाए अब हमें ब्लड एग को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। इस दौरान ब्लड एग से ना एक हंसने की आवाज आती है और एग के ऊपर में ना ब्लड कॉफिन वाले बंदे का चेहरा बनता है कि मूर्ख हो तुम लोग, मैं अब ट्रू डेविल एग के साथ फ्यूज हो चुका हूँ, फ्यूचर में मैं एक फाइनली ट्रू डेविल बन जाऊंगा। सबको पता था अगर ब्लड कॉफिन वाला बंदा पूरी तरह से मर जाओगे और ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर इनके पास तो मौका नहीं होगा। और तो तुरंत ही लाइट रेजोनेंट पावर से लोग अटैक करने लगते हैं। तो ये और चीखता है, क्योंकि देखो क्या हुआ था ना कि जब लीलू का लाइट रेजोनेंट पावर से टकराया था, ये ब्लडी एग में जाके मर्ज तो हो गया था, लेकिन अभी भी लीलू का लाइट रेजोनेंट पावर की बॉडी पर था, तो अंदर से इसे डैमेज हुआ था। और थोड़ी समय में ना क्या होता है, लोगों को रिलैक्स फील होता है, लेकिन तभी एग दो भागों में बंटने लगता है और वो जो ब्लडी एग था आधा जो बदलता है वो ब्लडी लाइट में बदल जाता है और भागने को देखता है और बचा हुआ आधा लीलू की तरफ पड़ता है। लीलू तुरंत ही पीछे हटता और इस दौरान फेंगलिंग ह्यूमन लीलू की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन एग था ये काफी खतरनाक और इनके अटैक्स को काउंटर करके लीलू की तरफ बढ़ते जाता है। और लीलू भी क्या करता है, सीधा तलवार निकाल के एक चॉप अटैक मार देता है और जब इसका ब्लेड टकराता है एग से तो अंडर ना कीचड़ का सामान गिर जाता है नीचे जाके और थोड़ा बहुत ना ऐसा सरकते हुए फिर से लीलू के हाथ की तरफ आ जाता है और जो ब्लडी एग का कुछ बचा कुचा और होता है समझ लो लीलू की बॉडी में एंटर कर जाता है। लीलू का एक्सप्रेशन बदलता है और लोग इस समय डर जाते हैं, क्योंकि ब्लड एग क्या था, ऑल बिंग डेविल किंग का ही हिस्सा था, तो करप्शन तो बहुत ज्यादा था। अब आधा एक तरह से लीलू की बॉडी में एंटर कर चुका, तो ये उसे करप्ट करेगा और लीलू का हाथ ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पहले इसका स्किन ब्लड रेड कलर का होने लगता है और उसके बाद इसकी जो उंगलियों की हड्डियां होती है वो बड़े मोटे तगड़े होने लगते हैं और फिर नाखून भी बड़े होने लगते हैं। मॉन्स्टर के जैसा इसका उंगली हो रहा था, पंजा बन रहा था, ड्रैगोनिफिकेशन के जैसा ही हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा अलग था और ये साइन है करप्शन। मतलब इसके हाथ से ये ऑरा एंटर कर रहा था, इसकी बॉडी में फैलना चाहता था और लीलू को सर्वाइव करना था। रेजोनेंट पावर को एक्टिवेट करता, पूरा पावर ना अपने लेफ्ट हाथ की तरफ फोकस करने लगता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। लीलू जानता था नॉर्मल पावर तो काम नहीं करेगा। अच्छी बात यह कि इसके पास है लाइट रेजोनेंट पावर। पूरा ना पावर जो था पहले मिस्टीरियस और एक हेलो में डालता है, उसे लाइट रेजोनेंट पावर में ट्रांसफॉर्म करता है, उसके बाद अपने हाथ की तरफ बढ़ाता है और इस बार ये सफल होता है। जो करप्शन फैल रहा था वो रुकने लगता है। इधर फेंगलिंग युवान फांगकोंग वगैरह चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने देखा ना बहुत सारे लोग कंट्रोल खो देते हैं, फिर वो भी करप्टेड हो जाते हैं और ली होंगी उसके करीब आती। अब फेंगलिंग युवान चिंतित थी, तो बोलती होंगी रुक जाओ, बट मानो ली होंगी सुनती नहीं, क्योंकि उसका ये था कि लीलू को कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इसका फ्यूचर का क्या होगा। और वैसे भी लीलू से कनेक्शन भी बैठ चुका था और इस दौरान ये बंदी मानो लीलू के आर्म को स्टडी करती और वो देखकर समझ सकती थी कि लीलू के बॉडी में दो पावर है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक लीलू का लाइट रेजोनेंट पावर और ये करप्शन। और ये सबको बताती है इस बारे में कि लीलू का लाइट रेजोनेंट पावर करप्शन से बैटल कर रहा है। लीलू के थर्ड आई की तरफ क्रिम्सन एनर्जी भेजती है, जो कि लीलू के हार्ट और माइंड को शांत कर देता है। तो करप्शन के पावर को ये और इजिली अब रेजिस्ट कर सकता था। अब इसके बाद लिंग युवान और बाकी लोग भी आगे आते, लेकिन लिंग युवान वगैरह जानती थी क्योंकि इनका पावर हेल्प नहीं कर सकता है, बट यूजियो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती मैं थोड़ी मदद कर सकती हूँ। और फिर भी वो बोलती कि तुम लोग तैयार रहना, अगर लीलू का माइंड लूज करता है तो फिर हमें वही करना पड़ेगा, हमें इसे कैप्चर करना पड़ेगा। क्योंकि लिंग युवान जानती थी अगर लीलू को कुछ हुआ तो हेवनली एम्परर ली वाले छोड़ेंगे नहीं फिर हेवनली एंशिएंट कॉलेज को। अब डुआनमो कहता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो कॉलेज वालों की चिंता है। इस दौरान ना लिंग युवान और वांगकोंग तैयारी कर लेते, एक ऑरा बना लेते कि लीलू को बांधना है, अगर लीलू भागने की कोशिश करता है तो करप्शन फैल जाता है। तो लू मिंग, जिंग, टैक्सो और संडासिंग भी आ चुके थे और चिंतित थे लीलू को देखकर। लीलू को इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से
समझ रहा था ली होंगी उसकी मदद कर रही है, वो जो क्रिम्सन फ्रेगनेंस की ओर आई थी। और अब इस दौरान ना एक और लाइट रेजोनेंट पावर उसकी बॉडी की तरफ पड़ता है, वो यूज यू का पावर था जो कि करप्शन को कंट्रोल करने को देखता है। और इधर इसका और ही कह लो पूरे पावर्स को जो कि इसके तीनों रेजोनेंट पैलेस प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हें लाइट रेजोनेंट पावर में बदल रहा था और करप्शन धीरे धीरे सप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन लीलू रिलैक्स फील नहीं करता है क्योंकि ये टेम्पररी था, क्योंकि धीरे धीरे फिर करप्शन बढ़ेगा और अगर फैल गया बहुत ज़्यादा बाद में तो लाइट रेजोनेंट पावर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो एक का करप्शन एनर्जी था ना काफी परसिस्टेंट था। इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसके बॉडी में जो एक्वाइट रेजोनेंस फ्लेम जलता है मिस्टीरियस और एक हेलो के अंदर, वो स्पेशल फ्लेम था, शायद वो इसकी मदद कर सकता था। ये फ्लेम को कंट्रोल करने को देखता है, अपनी बॉडी में ही ना आगे बढ़ाता है, उस जगह ले जाता है जहाँ पर लाइट रेजोनेंट पावर और करप्शन का बैटल चल रहा था। तो लाइट ऑरा के अंदर ये फ्लेम मिक्स हो जाता, रिजल्ट सरप्राइजिंग था। और अब तो करप्शन कुछ कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन करप्शन भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। और करप्शन क्या होता है ना, एक जगह सिकुड़ जाता है। बट लीलू इससे भी संतुष्ट नहीं था। इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से ये ऐसे मतलब निकाल नहीं सकता, यानी कि इसको यहाँ से फिर बाहर जाना पड़ेगा, कोई पावरफुल बंदा इसे निकाल सकता है। और जब आंखें खोलता तो देखता कि बहुत सारे लोग इसकी तरफ देख रहे थे, वो भी चिंतित होकर के। और लिंग युवान सबसे पहले पूछते कि लोग तुम ठीक तो हो? लीलू बोलते हैं बहुत अच्छा तो नहीं हो। लोग देखते हैं कि इसका जो हाथ है थोड़ा उधर ब्लैक है, करप्शन रुक चुका है, वहाँ पर डेविल आई जैसा कुछ दिख रहा था। और लिंग युवान फिर भी चेक करने के लिए ना पास्ट केस के क्वेश्चंस पूछती, बट लीलू आराम से जवाब देता है। और ये भी बोलते हैं हम जब कॉलेज में लौटेंगे तो ये तुम्हारा क्लींस करवा देंगे वाइस प्रिंसिपल से। अब लीलू पूछता है वो ब्लड करियर वाला बंदा कहाँ गया? तो होंगी बताती वो भाग गया आधा ब्लड के साथ फ्यूज होकर के। और लीलू को गुस्सा उसी पर आ रहा था क्योंकि उसी की वजह से इसको एक हेडेक ही तो हो गया ना ये। और होंगी को ये थैंक्स बोलता है और फिर यूजियो को भी थैंक्स बोलता है। होंगी ने ऐसे दोनों हाथ मोड़ के थी और कहती तुम थोड़ा अपना ध्यान दो, करप्शन ज्यादा डीप नहीं, वो ब्लड की एक ना बहुत स्ट्रेंज है, तो हमें तुम्हारे पर ध्यान रखना पड़ेगा। और बात भी सही थी, लीलू समझ रहा था क्योंकि भाई टीम मेंबर्स है ना, लीलू को कुछ भी हुआ, करप्शन फैला अचानक से, तो ध्यान तो देना पड़ेगा। अब लीलू एक हाथ को यूज नहीं कर सकता था, एक हाथ से इसे बैटल करना पड़ेगा। और लिंग युवान बताती कि वो करने वाले क्या है। अब ये जो 10,000 स्किन डेविल हार्ट पिलर है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले। बाकी लोगों को नहीं पता था बाकी टीमें कैसा कर रही है। तो फिलहाल सभी लोग अपने इस ब्लड पूल के आसपास इकट्ठा हो चुके और अटैक करना शुरू कर देते। और फाइनली ना ये डेविल हार्ट पिलर में क्रैक्स आने लगते और स्पेस में भी चेंजेस होने लगते। और जो ये स्वाम सिटी था वहाँ पर बिल्डिंग्स थोड़े हेजी होने लगते। और फाइनली ये डेविल स्काई हार्ट पिलर एक्सप्लोड कर जाता और उसके बाद ये स्वाम सिटी पूरा गायब हो जाता, जो हमें बिल्डिंग दिख रहे थे। पूरा एरिया एकदम खाली बेजान मरुस्थल के समान, मानो ये लोग नींद से जागे हो ऐसा। और नेचुरल एनर्जी यहाँ पर अब काफी ज्यादा प्योर फील होती है। जहाँ पर वो पहले डेविल हार्ट पिलर था ना, वहाँ पर एक गुफा दिखता है जिसका कोई अंत नहीं था और वहां से खतरनाक एनर्जी भी आ रही थी गुफा के अंदर से। सभी लोग काफी पैशनेट थे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था जहाँ पर भी ना ये डेविल हार्ट पिलर होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर पहले नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेज ज़्यादा थे, तभी ये डेविल किंग वगैरह इन चीज़ों को लगाते हैं ताकि वहाँ से ये ऑरा सक कर पाए। तो फिलहाल आवाज़ आती है कि तुम लोग अपने हिसाब से ट्रेजर्स पिक कर सकते हो। फेंगलिंग युवान सभी को कम्युनिकेट कर देती है, सभी लोग अंदर फिर जाने लगते हैं क्योंकि बैटल खत्म हो चुका था और अब रिवॉर्ड्स की बारी थी। इधर लीलू वगैरह अंदर बैठ गुफा की तरफ पड़ते और दो सुप्रीम बींग्स जो कि इस अर्थली ब्रांच रियल्म के बाहर थे, वो भी वर्ल्ड स्पेस में चेंजेस को फील करते हैं। और एक थे अपने हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज के प्रिंसिपल वांग जुआनसिन और दूसरा था वो ऑल बिंग डेविल किंग, क्योंकि दोनों समय कमल आसन में बैठे हुए। उनके आसपास का स्पेस में थोड़े चेंजेस आते और इधर अभी भी बैटल चल रहा था, जैसे हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल्स थे कुछ और ऑल बिंग किंग के जो कुछ साथी थे। और इस दौरान वांग जुआनसिन घोसली किंग की तरफ देखते क्योंकि ये काफी खुश थे क्योंकि अब जो बैटल का रुख था इनकी तरफ बदल रहा था। और जो ये था ना ऑल बिंग डेविल किंग घोसली किंग जो भी बोल, वो अभी भी स्माइल करता। कि मुझे लगा था तुम्हारे स्टूडेंट सातों डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे अभी, लेकिन वो थोड़े स्लो हैं। जुआनसिन बोलते हैं इतने भी हार्श मत हो, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। और फिर ये बोलते लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट वाले भी इस प्लान में आ जाएंगे, पक्का ये तुम्हारा प्लान होगा स्पिरिट किंग के साथ। बट डेविल किंग हंसता है, यार ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट तो तुम्हारे ह्यूमन रेस का है, इसमें मेरा क्या है। जुआनसिन कहते हैं हाँ वो कैंसर सेल ही है और इनके अंदर भी एक नफरत की भावना आती। अब ये ऑल डेविल किंग बोलता तुम्हें क्या कैसे पता कि ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट वालों का तरीका सही नहीं है, वो तो अलग ही वे में सोचते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो एविल और गुड एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइट और डार्क, शायद तुम्हारा दिमाग उतना नहीं है। तो वांग जुआनसिन फिर से बोलते कि वो बात सही नहीं, वो बस भूतों को ही बचाएगा। तो इनका इधर बकवास चलता है। वांग जुआनसिन अब बात करने के मूड में नहीं, इन्हें भी समझ में आ चुका था कि ये बंदा करना क्या चाहता है डेविल किंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्रू डेविल एक्स है इनका अपना विल है उन्हें ग्रो करवाना, उसके थ्रू ये पूरे अर्थली रियल ब्रांच को कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि जब ये 10,000 स्किन डेविल हार्ट पिलर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे तो वांग जुआनसिन को समझ में आने लगता है हर एक पिलर में एक ट्रू डेविल है। और फिर ये कहते हैं तुम्हारा मकसद ये है कि तुम सातों एक्स को एक साथ फ्यूज कर पाओ, और ये जो ओरिजिन रिवर्सन वाले बंदे हैं या तुम्हारे डिलीवरी वाले बंदे, और वो अंदर आए तो हमें भी पता नहीं चला कि वो ह्यूमंस हैं। और फिर डेविल किंग हंसता है कि हाँ ट्रू एक्स फ्यूज हो जाए तो हमारा सक्सेस है। तो असली स्टोरी आगे शुरू होगी। तुम्हें क्या लगता है वांग जुआनसिन इसमें कौन जीतेगा? जुआनसिन कुछ बोलते नहीं है।
फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंदर में गुफा के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी और वो मानो कुछ चीज़ें सर्च कर रहे थे और बहुत सारे लोग ना अंदर भी नहीं जा पा रहे थे, मतलब गुफा में बहुत ज़्यादा अंदर, क्योंकि गुफा का एक प्रेशर था और सामने में एक जायंट ट्री को हमें दिखाया जाता है और ये लोकेशन अलग था। मतलब देखो जितने भी डेविल हार्ट पिलर्स है उस हिसाब से लोकेशन, तो ये लोकेशन जो था वहाँ पर जियांग किंगे थी जिसके सामने में ग्रीन ट्री जायंट ट्री दिखाई देता है और पेड़ के ऊपर ना गोल्डन फ्रूट बेबी हेड के जैसा, और ये था कॉइलिंग ड्रैगन ट्री का कॉइलिंग ड्रैगन गोल्डन बोन पिल। बहुत सारे लोग इसे देखकर आकर्षित होते हैं। ये एक रेयर ट्रेजर है जो कि कल्टीवेशन में मदद करता है। तो वू चांगकोंग भी इस तरफ अट्रैक्टेड था क्योंकि ये इसे भी फायदा करेगा ना, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता ही है। वू चांगकोंग देखता है जियांग किंगे की तरफ जो कि एक विचारों में खोई हुई थी और ये वू चांगकोंग ना जियांग किंगे के विचारों में खोया हुआ था। लगातार इधर बैटल होते हैं, ये जियांग किंगे के साथ बैटल करता है लेकिन जियांग किंगे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होती इसकी तरफ, जिससे वू चांगकोंग के अंदर की इच्छा और बढ़ती है। यार ये बंदी अपने डुअल 9th ग्रेड के लाइट रेजोनेंसेस के साथ खतरनाक है, अनपैरेलल्ड है। अगर मैं इसे जीत पाया तो मेरे ग्रैंडफादर वू यू भी काफी खुश होंगे। फिर ये बोलता है अपने अंदर की इच्छा को दबा करके जियांग किंगे की तरफ स्माइल करता है। जूनियर जियांग, क्या आप इस फ्रूट में मतलब इन गोल्डन ड्रैगन गोल्ड पिल्स में इंटरेस्टेड हो क्या? जियांग किंगे बोलती नहीं, मुझे बस वो फ्रूट चाहिए और कुछ नहीं। तो वू चांगकोंग सोचता है कि यार ये कॉइलिंग ड्रैगन गोल्डन बोन पिल्स ड्रैगन रेजोनेंसेस के लिए अच्छे होते हैं और लीलू ब्लड लाइन ऑफ फैमिली एम्परर ली से, तो क्या जियांग किंगे उसके बारे में सोच रही है? उस बंदे को और गुस्सा आता है। अब ये पूछता है जूनियर जियांग, क्या आप ये लीलू की वजह से चाह रही है? फिर इसे खुद रिग्रेट होता है पूछने के बाद। जियांग किंगे इसकी तरफ देखती और कहती इसमें तुम्हें क्या करना है? वो चांगकोंग कहता है अरे बस सिंपल क्वेश्चन था। और जियांग किंगे बोलती देखो इस बैटल में मेरा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस पिलर को डिस्ट्रॉय करने में, तो मुझे वो मिलना चाहिए। बाकी लोग भी मान जाते हैं कि ऑब्वियसली इस बंदी की वजह से ही ये सब चीजें हुआ है। वो चांगकोंग का परफॉर्मेंस भी अच्छा था लेकिन सेकंड नंबर पे था। फिर इस दौरान जियांग किंगे बोलती है कि लीडर वो मैंने सुना कि आप में और मेरे फियांसे के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था। वो चांगकोंग एकदम वैसे सख्त हो जाता है, लगता है कुछ हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज के बंदों ने इसे बताया होगा और ये कुछ बोलता नहीं है। बट जियांग किंगे बोलते कि लीलू है अपने शब्दों से ना सीधा वार करता है तो वो लोगों को ऑफेंड कर देता है। वो चांगकोंग थोड़ा सा रिलैक्स करता है और ये सोचता है क्या जियांग किंगे मतलब चीजों को सॉफ्ट कर रही है एक तरह से लीलू के लिए, और किसी बंदे के लिए इतना प्यार से बात करे। तो फिर से ये निराश हो जाता। फिर ये बोलती है अगर आपको उसने किसी वजह से ऑफेंड किया होगा तो मैं उसके फियांसे हूँ तो मैं उसकी ही साइड लूंगी, सॉरी लेकिन उसके लिए। लेकिन इस दौरान कॉलिंग ड्रैगन ट्री था ना उसके सामने लाइट और ज्यादा चमकने लगती है और हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।